India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों के जल्द निपटारे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। कहा, सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस स्वतः संज्ञान लेकर एक केस दर्ज करें, मामलों की करें निगरानी, वेबसाइट पर डाला जाए केस का डेटा। दिवालियापन संहिता के प्रमुख प्रावधानों की वैधता सुप्रीम कोर्ट ने रखी बरकरार। कहा, आईबीसी के प्रावधान मनमानेपन से ग्रस्त नहीं, कॉर्पोरेट देनदार को भी सुना जाए। फाइबरनेट घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी से मिली सुरक्षा 30 नवंबर तक बढ़ाई। कौशल विकास घोटाले में एफआईआर रद्द करने की नायडू की याचिका पर फैसला दीपावली के बाद। गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा न करने के खिलाफ दायर अरविंद केजरीवाल की समीक्षा याचिका की खारिज। कहा, अपने पूर्व के आदेश को रखा बरकरार, केजरीवाल पर नहीं लगाया कोई नया जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता ने ली शपथ। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर हुई 34। India Legal presents Courts Roundup. सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों के तेजी से निपटारे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ हाईकोर्ट को आदेश देते हुए कहा कि सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्वतः संज्ञान लेकर एक केस दर्ज करें और विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मामलों की निगरानी करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जिला जज से इस मामलों के निस्तारण के लिए समय समय पर रिपोर्ट लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वेबसाइट में लगातार एमपी एमएलए कोर्ट के खिलाफ लंबित केस का ब्यौरा डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ बढ़ते हुए आपराधिक मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उन सभी राज्यों में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट बनाने का आदेश दिया था जहां पर इन लोक प्रतिनिधियों के खिलाफ कुल 65 से अधिक मामले लंबित थे। सुप्रीम कोर्ट ने संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए राज्यों में लागू समान दिशा निर्देश बनाना मुश्किल है। कोर्ट ने अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों को लागू करके ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए ऐसे उपाय विकसित करने का काम हाईकोर्ट पर छोड़ दिया। साथ ही पीठ ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ द्वारा सुनवाई के लिए स्वतः संज्ञान केस दर्ज करेंगे। स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली विशेष पीठ या उनके द्वारा नियुक्त पीठ द्वारा की जा सकती है। स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करने वाली विशेष पीठ आवश्यकता महसूस होने पर मामले को नियमित अंतराल पर सूचीबद्ध कर सकती है। हाईकोर्ट मामलों के शीघ्र और प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक आदेश और निर्देश जारी कर सकता है। विशेष पीठ अदालत की सहायता के लिए एडवोकेट जनरल या अभियोजक को बुलाने पर विचार कर सकती है। हाईकोर्ट को ऐसे न्यायालयों को विषयगत मामलों को आवंटित करने की जिम्मेदारी वहन करने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की आवश्यकता हो सकती है। हाईकोर्ट ऐसे अंतरालों पर रिपोर्ट भेजने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बुला सकता है। नामित अदालत प्राथमिकता देगी सांसदों विधायकों के खिलाफ मौत या आजीवन कारावास की सजा वाले आपराधिक मामलों को। 5 साल या उससे अधिक की कैद की सजा
सजा वाले मामलों को। अन्य मामलों को ट्रायल कोर्ट दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों को छोड़कर मामलों को स्थगित नहीं करेगा। चीफ जस्टिस उन मामलों को विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करते हैं जहां मुकदमे पर रोक लगा दी गई है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि मुकदमे की शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए रोक आदेश को हटाने सहित उचित आदेश पारित किए गए हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नामित अदालत के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे और प्रभावी कामकाज के लिए ऐसी तकनीकी को अपनाने में भी सक्षम बनाएंगे। हाईकोर्ट वेबसाइट पर स्वतंत्र टैब बनाएगा जिसमें दाखिल करने के वर्ष, लंबित विषय, मामलों की संख्या और कार्यवाही के चरण के विवरण के बारे में जिलेवार जानकारी प्रदान की जाएगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विषयगत मामलों की निगरानी करते समय विशेष पीठ ऐसे आदेश या निर्देश पारित कर सकती है जो शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक हो। इन निर्देशों के साथ न्यायालय ने अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में पहली प्रार्थना का निपटारा कर दिया। रिट याचिका को अन्य प्रार्थनाओं पर विचार करने के लिए लंबित रखा गया है, जिसमें दोषी सांसदों, विधायकों और भ्रष्टाचार या विश्वासघात के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त किए गए व्यक्तियों को जीवन भर कोई भी चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। इधर एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत गारंटरों के दिवाला समाधान से संबंधित दिवाला और दिवालियापन संहिता या आईबीसी के प्रावधानों की संवैधानिकता को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि आईबीसी के प्रावधान मनमानेपन से ग्रस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉर्पोरेट देनदार को भी सुना जाए और इन प्रावधानों को 2019 में किए गए संशोधनों के माध्यम से पेश किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 या आईबीसी के प्रमुख प्रावधानों को बरकरार रखा है। इन प्रावधानों को उचित प्रक्रिया की कथित अनुपस्थिति और प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के उल्लंघन सहित विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कई धाराओं को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं के एक समूह में फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती को खारिज कर दिया और दोहराया कि आईबीसी संवैधानिक रूप से वैध है और इसके प्रावधान मनमानेपन से ग्रस्त नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाया, आईबीसी को संविधान का उल्लंघन करने के लिए पूर्वव्यापी तरीके से संचालित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हम मानते हैं कि कानून स्पष्ट मनमानी के दोषों से ग्रस्त नहीं है। प्रासंगिक रूप से न्यायालय ने इस प्रार्थना को खारिज कर दिया कि आईबीसी की धारा 97 के तहत समाधान पेशेवर या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति के पहले किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए और कॉर्पोरेट देनदार को भी सुना जाए। कोर्ट ने कहा कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सिर्फ एक सिफारिशी रिपोर्ट बना रहा है और यह बाध्यकारी नहीं है, और नोट किया कि वास्तविक निर्णायक कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद धारा 100 पर शुरू होता है। प्रोफेशनल का उद्देश्य न्यायिक कार्य करना नहीं है। याचिकाकर्ताओं का ये तर्क गलत है कि आरपी को न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। पीठ ने कहा कि न्यायालय के लिए इस तर्क को स्वीकार करना अस्वीकार्य होगा कि न्याय निर्णय प्राधिकारी द्वारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या आरपी की नियुक्ति के चरण में न्याय निर्णय एक तत्व है। कोर्ट ने कहा कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सिर्फ एक सिफारिशी रिपोर्ट बना रहा है और यह बाध्यकारी नहीं है, और नोट किया कि वास्तविक निर्णायक कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद धारा 100 पर शुरू होता है। ऋण स्थगन मुख्य रूप से देनदार के विपरीत ऋण के संबंध में है। धारा 96 के तहत स्थगन का उद्देश्य सुरक्षात्मक है और न कॉर्पोरेट देनदार को ऋण से उत्पन्न होने वाली कानूनी कार्रवाइयों से बचाने के लिए था। न्यायालय ने आगे कहा कि अगर आईबीसी की धारा 97 में कोई न्यायिक भूमिका पढ़ी जाती है तो संहिता का हिस्सा बनी समय सीमा निरर्थक हो जाएगी। 2019 में आईबीसी ने व्यक्तिगत गारंटरों के दिवालियापन समाधान के लिए प्रक्रिया शुरू की। इससे पहले दिवाला समाधान प्रक्रिया कॉर्पोरेट तक ही सीमित थी। ब्यूरो रिपोर्ट।
इधर केंद्र सरकार ने जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही और संदीप मेहता की सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिलने के बाद तीनों जजों के शपथ ग्रहण करवाई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने जजों को शपथ दिलवाई और उनकी नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर अब 34 न्यायाधीशों की हो जाएगी। जस्टिस शर्मा, मसीही और मेहता वर्तमान में दिल्ली, राजस्थान और गुवाहाटी के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति शर्मा का मूल उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है, जबकि न्यायमूर्ति मसीह और मेहता क्रमशः पंजाब और हरियाणा और राजस्थान उच्च न्यायालय से हैं। 3 न्यायाधीशों की पदोन्नति की सिफारिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा कि विचाराधीन न्यायाधीशों का मूल्यांकन करने के लिए जिन कारकों का इस्तेमाल किया गया वे उनकी वरिष्ठता, योग्यता, प्रदर्शन, अखंडता, मूल उच्च न्यायालयों के संदर्भ में विविधता, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि थे। प्रस्ताव में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में मामलों का भारी बैकलॉग है, जिससे न्यायाधीशों पर काम का बोझ काफी बढ़ गया है और एक पूर्ण मजबूत अदालत की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री की डिग्री के विवाद में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के विवाद में सीएम केजरीवाल की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखा। हालांकि रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए केजरीवाल पर कोई नया जुर्माना नहीं लगाया गया। समीक्षा याचिका में केजरीवाल ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी के दावे के अनुसार डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, जबकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऐसा दावा किया गया था। इसके अलावा केजरीवाल ने कोर्ट द्वारा लगाए गए 25,000 के जुर्माने को भी गलत ठहराया। अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने केजरीवाल से उनके चुनावी फोटो पहचान पत्र के बारे में जानकारी मांगी और इस पर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री का खुलासा करने की मांग कर डाली। केंद्रीय सूचना आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का ब्यौरा देने का निर्देश दिया। इसके खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट चली गई और जिस पर हाईकोर्ट ने सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया और केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। इसके बाद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए और यूनिवर्सिटी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। केस में कहा गया है दोनों ने यूनिवर्सिटी के बारे में जो बातें कही उनसे यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा खराब हुई। कोर्ट ने मानहानि केस में दोनों नेताओं को समन किया और इसके बाद ये लड़ाई आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। इधर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बॉम्बे हाईकोर्ट में बड़ी जीत हुई है। बुधवार को हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स अथॉरिटी को वोडाफोन आइडिया द्वारा टैक्स के रूप में भुगतान किए गए 1,128 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है। आयकर विभाग को ये रकम ब्याज के साथ देनी होगी। ये रिफंड असेसमेंट साल 2016-17 का है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने इस बात को माना है कि फेसलेस असेसिंग ऑफिसर या एएफओ की ओर से 31 अगस्त 2023 को जारी किए गए आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एएफओ ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के निर्देश जारी करने के 30 दिन की बजाय 2 साल बाद निर्णय लिया, जो कि तय सीमा को पार कर गया। कोर्ट ने कहा कि यही कारण है कि इस आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है। बेंच ने यह आदेश वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया है। वोडाफोन आइडिया की तरफ से दायर की गई याचिका में ब्याज के साथ रिफंड की मांग की गई थी और इस मामले में बेंच ने केस एएफओ की सुस्ती के लिए फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट के आदेश में कर्तव्यों का निर्वहन न करने वाले एएफओ के खिलाफ जांच की सिफारिश की गई है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकारी खजाने को जो नुकसान हुआ है उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस तरह के केस में धारा 144C के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी है, जिसके तहत एएफओ को 30 दिन के भीतर फाइनल आदेश जारी करने की व्यवस्था। इस मामले में 30 दिनों की समय सीमा का पालन नहीं किया गया।
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से जुड़ा फाइबरनेट घोटाले का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है। कोर्ट से नायडू को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत बरकरार रही। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने चंद्रबाबू नायडू को राहत देते हुए फाइबरनेट घोटाले के मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि कौशल विकास घोटाले में एफआईआर रद्द करने की नायडू याचिका पर फैसला दीपावली के बाद सुनाया जाएगा। दरअसल कौशल विकास घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी के बाद नायडू फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं। वहीं फाइबरनेट स्कीम घोटाले के मामले में प्रदेश सीआईडी ने अनियमितता के आधार पर जांच कर रही है और इस मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिस पर सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। फाइबरनेट मामले में सीआईडी नायडू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुका है और इसे रद्द करने के लिए नायडू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जो खारिज हो चुकी है। सीआईडी ने नायडू पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने फायदे वाली कंपनी को इस योजना में 330 करोड़ रुपए का ठेका दिखा दिया है और जिससे राज्य को भारी नुकसान हुआ है। काम पूरा होने तक भी कंपनी के कामों में अनियमितताएं मिली हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सीआईडी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ 5 मामलों की जांच कर रही है। इसमें गैरकानूनी शराब दुकानों को लाइसेंस देने वाला शराब घोटाला शामिल है, जिसमें 31 अक्टूबर को एजेंसी ने नायडू के खिलाफ केस दर्ज किया और इसके अलावा नायडू के खिलाफ स्किल डेवलपमेंट घोटाला, अंगालू केस, फाइबरनेट स्कीम केस और अमरावती रिंग रोड मामले में जांच चल रही है। नशीले पदार्थों के सेवन करने, इसे बनाने, खरीद बिक्री करने के खिलाफ देश में जो कानून है उसे नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कहते हैं और इसे शॉर्ट में एनडीपीएस एक्ट कहा जाता है। इसके तहत 2 तरह के नशीले पदार्थ आते हैं, नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक। कुछ का उत्पादन मेडिकल जरूरतों या अन्य कार्यों के लिए जरूरी भी होता है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखनी भी होती है, नहीं तो लोगों में नशे की लत बढ़ सकती है और इसी नियंत्रण के लिए एनडीपीएस एक्ट बनाया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा और जुर्माने के क्या प्रावधान हैं, आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से हम जानते हैं। रिपोर्ट देखिए। क्या आप जानते हैं कि नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत किसी भी व्यक्ति किसी भी तरह के नारकोटिक्स ड्रग्स जैसे कि कोका लीफ, कैनबिस, ओपियम या पॉपी स्ट्रॉ या किसी तरह के साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का सेवन करना या उत्पादन करना इलीगल है। सेक्शन 21 के अनुसार ड्रग्स मामले में अपराधियों को 1 साल से लेकर 20 साल तक का जेल हो सकती है। साथ ही साथ सेक्शन 22 के अनुसार नारकोटिक्स ड्रग्स के उत्पादन के लिए फाइन भरना भी जरूरी माना जाता है। सेक्शन 23 के अनुसार किसी भी प्रॉपर्टी पर इलीगल ड्रग ट्रेड चल रहा हो तो पुलिस उस प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकती है। अगर पेनल्टीज के बारे में बात करें तो पेनल्टीज ड्रग्स की क्वांटिटी के ऊपर निर्भर होता है। अगर ड्रग्स माइनर क्वांटिटीज का हो तो 6 महीने तक का जेल और 10,000 तक का फाइन भरना जरूरी माना जाता है। अगर ड्रग्स का क्वांटिटी ज़्यादा हो पर कमर्शियल क्वांटिटी से भी कम हो तो जेल की अवधि 10 साल तक और फाइन 1 लाख तक भरना जरूरी माना जाता है। अगर ड्रग्स का क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी से भी ज़्यादा हो तो 10 साल से 20 साल तक बढ़ सकता है और फाइन 1 लाख से लेकर 2 लाख तक बढ़ सकता है। चलिए, कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.